नमस्कार, मैं हूं जय श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं देश न्यूज़ का खास कार्यक्रम महासर्वे का मेगा शो। 4 बजे से लगातार पूरे मध्य प्रदेश जितने भी खंड है उन खंडों में विभाजित कर हमने एक एक सीट पर पहले आकलन किया, विश्लेषण किया, उसके बाद सर्वे किया और आज हम रिपोर्ट लेके हाजिर है आपके सामने। हमने अभी तक मालवा निमाड़ को दिखा चुके हैं। 196 सीटों के जो आकलन है, सर्वे रिपोर्ट है, वो हम पेश कर चुके हैं, जिसमें 109 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 87 सीटों पर कांग्रेस भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहे हैं और अन्य की सीटों पर 4 सीटें अभी तक जो अन्य है वो 4 सीटों पर भारी पड़ रहे हैं। ग्वालियर और चंबल के 34 सीटें अभी शेष है। अब मैं ग्वालियर और चंबल सीटों के जो सर्वे रिपोर्ट है वहाँ तक मैं पहुँचूँ, उसके पहले हमारे जो गेस्ट है उनका परिचय करा देता हूँ। वरिष्ठ पत्रकार अजय वकील साहब, डॉक्टर शिशिर उपाध्याय जी, शैलेंद्र मिश्रा शैली साहब और प्रकाश सक्सेना जी, चारों अपने अपने फन में माहिर है। चुनावी जो विश्लेषण है उस पर बहुत पैनी नज़र रखते हैं। इनका जो आकलन है ये बहुत कम फेल होता है। इसीलिए अंत में इसीलिए लेके आया हूँ कि इनके जो पैनल है, इस पैनल के जो जानकारियाँ है, इनका जो अभिमत है हमारे सर्वे के विरोध भी हो सकता है, पक्ष में भी हो सकता है। हमने फ्री हैंड रखा है, किसी भी पार्टिकुलर सीट पे हम चर्चा नहीं करेंगे। जो गेस्ट चाहेंगे, यदि गेस्ट चाहे किसी सीट पर चर्चा करना है तो वो कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं और हमारी जो सर्वे रिपोर्ट है उसको नकार भी सकते हैं, स्वीकार भी कर सकते हैं। तो ऐसे स्थिति में सारे महानुभावों को मैं अभी महानुभावों के पास में चलता हूं। उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि मालवा निमाड़ में जो 73 सीटें हैं उसमें हमने ये जो सर्वे रिपोर्ट दिए है उसमें लगभग 50 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जीतती हुई दिखाई दे रही हैं यहाँ पर। और भोपाल रीजन में 25 में से भारी बढ़त भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर दिख रहा है। और महाकौशल और बघेलखंड, ये दोनों जो कि लगभग 100 सीटें हैं, इस पर कांग्रेस भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। ग्वालियर चंबल सीटों के लिए हम अभी चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं अजय वकील साहब के पास जाऊँगा कि क्या कहना चाहते हैं आप। जो सर्वे रिपोर्ट हम प्रस्तुत करने वाले हैं उससे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि 34 सीटें हैं और बहुत बड़े बड़े कद्दावर वहाँ पर नेता वहाँ पर मैदान में हैं, तो क्या आकलन है? आप कितने सीटों पर इनको भारतीय जनता पार्टी को जिता रहे हैं, कांग्रेस को कितने सीटों पर बढ़त बता रहे हैं या अन्य को कितना सीट देना चाहेंगे? देखिए जय जी, ऐसा है कि चंबल ग्वालियर जो अंचल है जी, ये वो इलाका है जहाँ पे सबसे ज़्यादा घमासान मचा हुआ है। बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि मतलब सिर्फ बीजेपी में जो जुमला चल रहा था कि जो 3 तरह की बीजेपी है उसका सबसे जो है वो प्रत्यक्ष उदाहरण तो चंबल अंचल संभाग ही, जहाँ पे शिवराज भाजपा, नाराज भाजपा और जो महाराज भाजपा है। तो पिछले चुनाव के अंदर वैसे ही ये अंचल इसका जो प्रकृति है मिक्स रही है, लेकिन पिछले चुनाव के अंदर कांग्रेस ने यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था और ये माना गया था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से ही ये कांग्रेस को वहाँ सफलता मिली थी। इस बार वो महाराज और उनकी पार्टी या उनके कुछ लोग जो है वो बीजेपी में चले गए तो परिस्थितियां बदल गई हैं। लेकिन नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस की स्थिति वहाँ फिर सुधरी, तो ये माना जा रहा है कि उनके जाने से कांग्रेस की स्थिति पर कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत ये हो रही है कि वहाँ बागी बहुत बड़े संख्या में खड़े हैं। तो ये जो समीकरण बिगाड़ेंगे, जो स्थापित पार्टियां हैं, जो मुख्य राजनीतिक पार्टियां हैं, तो ये किसको कितना नुकसान पहुंचाएंगे ये कुछ अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल है अभी। तो ग्वालियर अंचल से वो रिजल्ट कांग्रेस को मिले जो पिछली बार मिला था, इसकी संभावना कम है। और बीजेपी जितनी ज्यादा नीचे चली गई थी वो उससे और नीचे जाएगी, इसकी भी संभावना मुझे कम लगती है। कुछ सुधार होगा। और दूसरी बात है कि पिछली बार शायद इस इलाके से 1 या 2 सीटें बीएसपी को मिली थी, हो सकता है कि इस बार ये संख्या बढ़े,
क्योंकि ऐसे लोगों को टिकट, जो बीएसपी पार्टी से ज्यादा यहाँ पर प्रत्याशियों का महत्व मुझे लग रहा है कि जो अपने दम पर वोट ले लेंगे, जो दूसरे को नुकसान पहुंचाएंगे और वो सीट निकाल सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में नुकसान कांग्रेस को भी होगा और कहीं बीजेपी को भी हो सकता है। तो हो सकता है कि कांग्रेस का यहाँ पर अपर हैंड रहे, कुछ ज्यादा सीटें उसको मिलें, लेकिन बीजेपी भी इतने नीचे चली जाएगी जब पिछली बार हो गया था, ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। नहीं लग रही। तो फिर भी अनुमानित क्या सीटें मिल सकती हैं यहाँ पर? आप बहुजन समाज पार्टी हो या अन्य को कितने सीटें देना चाहते हैं यहाँ पर? मेरे ख्याल से ये कि कांग्रेस 10 से 15 सीट, 15 के आसपास कांग्रेस को आना चाहिए और बीजेपी भी लगभग 10 सीटों के आसपास जाएगी। 34 सीटें हैं टोटल। हाँ, और कुछ इसमें निर्दलीय और जो बीएसपी या दूसरी पार्टियों से खड़े हैं वो 5-7 सीटें वो ले आ सकते हैं। चलिए 5-7 सीटें जो है अन्य के खाते में जा सकती है, लेकिन कांग्रेस यहाँ पर भारी पड़ सकती है यहाँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वो नुकसान नहीं होगा जो पिछले बार हुआ था। अब मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय जी के पास जाऊंगा। शिशिर उपाध्याय जी चुनाव के विशेषज्ञ माने जाते हैं और इनका आकलन भी, जैसे हमने अजय वकील साहब का आकलन सुना है, उनका आकलन सटीक बैठता है, इसी प्रकार शिशिर उपाध्याय जी का भी आकलन हम सुनेंगे। इसके बाद हम सर्वे रिपोर्ट भी बताने वाले हैं कि हमारे हिसाब से ग्वालियर चंबल में किसके खाते में कितने सीटें जा रहे हैं। डॉक्टर शिशिर उपाध्याय जी, आप क्या कहना चाहेंगे, इसमें 34 में से कितने सीटें भाजपा को, कितने सीटें कांग्रेस को देना चाह रहे हैं, और जैसे वकील साहब ने कहा है कि अन्य के खाते में कितने सीटें आप देना चाहेंगे? बिल्कुल जय जी, अजय जी बहुत सीनियर पत्रकार हैं और उनकी जो रिपोर्ट है मुझे लगता है वो तथ्यों के साथ होगी। मैं ग्वालियर चंबल संभाग के सभी जिलों की हर विधानसभा क्षेत्र में गया हूं आज से 1.5 महीने पहले, और वहां पर जैसा अजय जी ने कहा है, वहां नाराज, महाराज और शिवराज 3 हिस्सों में पार्टी बटी हुई थी। और इन 3 हिस्सों में जो संघर्ष चल रहा था, कांग्रेस को पिछली बार जो सफलता मिली थी, भारतीय जनता पार्टी महाराज के विरोध में पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में महाराज का भारी विरोध किया था और महाराज ने अपनी क्षमता दिखाई थी और महाराज की सीटें वहां कांग्रेस की सीटें नहीं थी, वो महाराज समर्थक सीटें थी ज्यादातर, और उस पर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने अपनी ताकत दिखाई थी। इस बार जस्ट अपोजिट हो गया है, उल्टा मामला हो गया है। लेकिन इस 3.5 साल की सरकार में सर जो देखने में आया है कि जो नाराज थे कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो नाराज थे, वो बहुत ज्यादा महाराज से नाराज थे। और शिवराज की जो भाजपा थी, ऐसा माना जाता है कि एक उनकी भाजपा थी, वो भी कहीं ना कहीं जो महाराज के समर्थक लोग थे उनके साथ ट्यूनिंग नहीं बैठा पाई थी। अब उपेक्षित जो भाजपा का कार्यकर्ता है वो पूरी ताकत से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा नहीं है। कांग्रेस ने बचे खुचे जो लोग थे, जो बड़ी इधर उधर से आए थे, उनमें से बहुत सारे लोगों को टिकट दिया, और टिकट देने के बाद ये बिल्कुल अजय जी ने सही कहा कि उतनी ताकत के साथ ना तो कांग्रेस वहां पर अपनी मजबूती दिखा पाएगी, और इसका फायदा अमित शाह जी ने एक बात जबलपुर में अभी के अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कही थी, बैठक में कही थी कि बसपा और सपा को आप लोग बहुत मदद कीजिए क्योंकि वो कांग्रेस का नुकसान करेंगे। और ये जो स्ट्रेटेजी है, ये स्ट्रेटेजी पूरे मध्य प्रदेश में अपनाई जा रही है, खासकर उत्तर प्रदेश के बॉर्डर वाले जो है ग्वालियर चंबल संभाग में। गुना से आप अशोकनगर, श्योपुर, शिवपुरी, मुरैना, डबरा, दतिया, ग्वालियर, ये अगर आप सारे जिलों में एक बार आप नजर दौड़ाएंगे तो वहां पर महाराज समर्थक तो पूरी ताकत से लगे हुए हैं, क्योंकि महाराज समर्थकों को टिकट मिला है ज्यादातर। और आपको आश्चर्य होगा, क्योंकि अभी हमारे दर्शक देखेंगे आपने जो सर्वे किया है, लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि शिवराज समर्थक और जो नाराज हैं ये उनकी मदद उतनी नहीं कर रहे हैं। इसकी वजह से ऐसा लगता है कि बहुत सारे मंत्री स्तर के जो लोग हैं, जो अभी शिवराज जी के मंत्रिमंडल में हैं, उनके हार पर वो चुनौती दी है इंटरनल। कुछ ने तो बयान भी जारी किए हैं कि साफ करके बताऊंगा मैं, उसमें कुशवाहा समाज से लोग हैं, उसमें राजपूत समाज से लोग हैं, उसमें ब्राह्मण समाज से लोग हैं, उसमें दलित लाल सिंह आर्य जी को वो जीते या ना जीते, पिछले बार भी चुनाव में जब वो हारे थे तो अभी भी बहुत बड़ी ताकत उनको हराने की कोशिश में लगी रहती है। कितने सीटें देना चाह रहे हैं आप 34 में से? जी, भाजपा को कितनी सीटें और कांग्रेस को कितनी? जी, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को वहां 10 से 12 सीटें मिलने की संभावनाएं बनती हैं, और कांग्रेस की वहां पर सीटें 15 से 18 सीटों के आसपास उनको मिलने की संभावनाएं लग रही हैं। और ये समीकरण बदल रहा है जय जी, बहुत तेजी से समीकरण बदल रहा है। अभी कांग्रेस की सीटें बढ़ी थी, लेकिन वो कुर्ता फाड़ जो प्रतियोगिता चली है, उस प्रतियोगिता का इतना जबरदस्त नुकसान हुआ है कांग्रेस को कि जो अभी अजय जी ने कहा है,
हो सकता है कि दोनों 10-10, 12-12 पे आके रुक जाएं और इसका पूरा फायदा निर्दलीय, बसपा और अन्य दूसरे लोगों को मिल जाए। चलिए, निर्दलीय, भाजपा और अन्य लोगों को यहाँ पर विजयश्री मिल सकती है यहाँ पर, और कांग्रेस और भाजपा बराबरी पे यहाँ पर रह सकती है। शैलेंद्र मिश्रा शैली साहब, आपका भी आकलन बिल्कुल सटीक आकलन रहता है। क्या कहना चाहेंगे आप इस 34 सीटों पे? यहाँ पर बड़े बड़े दिग्गज भी मैदान में हैं, कई मंत्री मैदान में हैं, एक केंद्रीय मंत्री मैदान में है, तो क्या कहना चाहेंगे? वहाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया का प्रभाव है, तो इस क्षेत्र में जो प्रभाव पिछले बार देखने को मिला था, क्या इस बार भी वही प्रभाव ज्योतिरादित्य सिंधिया का उस क्षेत्र में देखने को मिलेगा? दूसरा सवाल ये है कि वहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को पिछले बार मुख्यमंत्री के रूप में चर्चा में लाए थे, चर्चाओं में लाने के कारण से अधिकतर लोगों ने ये सोचा होगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्यमंत्री बनेंगे, इसीलिए उनको वोट दिए होंगे। इस बार भी वहाँ पर चर्चा है कि नरेंद्र सिंह तोमर मुख्यमंत्री बन सकते हैं, बड़ा कद्दावर नेता है, वो मैदान में है। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी जो है मुख्यमंत्री के दौड़ में आगे है, मतलब दौड़ में ही नहीं है, बहुत आगे है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, उस क्षेत्र के जनता क्या अपने क्षेत्र का मुख्यमंत्री देखना चाहती है, ये कारण से वोट देंगे? देखिए श्रीवास्तव जी, आपने जो भी प्रश्न किए हैं मैं वहाँ पे पहुँचूँ उससे पहले मैं बता दूं कि ग्वालियर चंबल का जो मिजाज है वो थोड़ा गर्म मिजाज है जी, और चंबल जो है अपने आप में प्रसिद्ध है। अब अभाव और प्रभाव की बात करें तो एक बात तो स्पष्ट भाजपा ने जो कर दी है स्वयं, डबल इंजन की जो सरकार भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती है खुद को, हाँ। तो इस बार मध्य प्रदेश में तो चुनाव मोदी जी लड़ रहे हैं। हम लोग जैसा विज्ञापनों में होर्डिंग्स में देख रहे हैं, जो हमारे यहाँ 17 साल के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी, उनको समकक्ष भारतीय जनता पार्टी ने अपने बड़े चेहरों के साथ विज्ञापनों के माध्यम से खड़ा कर दिया। बिल्कुल। अब ग्वालियर की अगर हम मिजाज की बात करें तो ग्वालियर में सिंधिया घराने का जो दबदबा है वो हम खुद ही देख रहे हैं कि पिछले 2.5 दशकों से कम होता हुआ नजर आया है। चाहे वो स्वर्गीय बड़े सिंधिया जी का मामला रहा हो या ज्योतिरादित्य जी का रहा हो। एक जो बेनिफिट ज्योतिरादित्य जी को उस क्षेत्र में मिलता था वो ये मिलता था कि ग्वालियर चंबल संभाग के भी सबसे बड़े कांग्रेस पार्टी में नेता हुआ करते थे, तो वो केंद्रीय मंत्री पूर्व के वर्तमान में भी हैं मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जो अब भाजपा में हैं, जिनकी नाराजगी हुई 2020 में कांग्रेस पार्टी से, फिर वो उनके उसूलों पे आंच आई और वो बीजेपी का दामन उन्होंने थामा। लेकिन अब क्योंकि हम लोग बात इस रीजन की कर रहे हैं, ग्वालियर की, भिंड की, मुरैना की खासकर, तो यहाँ पे देखिए एक सीमित तबका है जो महल से जुड़ के चलता है, प्रभावित है। कांग्रेस पार्टी में दरअसल क्या होता था, अगर आप पिछले 3 दशक पीछे भी चले जाएंगे तो कांग्रेस पार्टी ने इस क्षेत्र में सिंधिया परिवार के अलावा किसी को प्रमोट नहीं किया, या ये कह लें कि सिंधिया परिवार की जो शेडो थी वो इतनी बड़ी थी और इतनी प्रभावशाली थी कि वहां पे और नेता उस कद पे नहीं पहुंच पाए। अब कांग्रेस की बात कर रहे हैं तो वहाँ दूसरे सबसे बड़े नेता वर्तमान में तो इकलौते ही कांग्रेस के सबसे बड़े नेता कहला रहे हैं, वो मध्य प्रदेश में जो नेता प्रतिपक्ष हैं डॉक्टर गोविंद सिंह जी, पूर्व मंत्री हैं। बिल्कुल। उनको कांग्रेस ने एक तरीके से पूरे कमान दे दी है। बिल्कुल। दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस की बात करें तो पूर्व मंत्री हैं चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी जी, जो स्वयं भिंड से चुनाव लड़ रहे हैं, ब्राह्मणों का एक बड़ा चेहरा। तो अगर मैं भिंड से ही शुरू करूं श्रीवास्तव जी, तो भिंड में लाहार से लड़ रहे हैं डॉक्टर गोविंद सिंह जी, उनके सामने अमरीश जी हैं, पूर्व में एक बार दूसरी पार्टी से लड़े थे। वर्तमान में यहाँ चुनाव मजबूत है, क्योंकि मैं इस क्षेत्र में घूमता रहता हूँ लगातार, कांटे की टक्कर है, लेकिन अंततः जो बढ़त है वो मुझे डॉक्टर गोविंद सिंह के पक्ष में नजर आती है। भिंड में अगर जाएंगे तो भिंड में इस वक्त त्रिकोणीय मुकाबला बनाने की कोशिश की गई है। फिर मैं और आऊंगा, विस्तार पूर्वक और बात करेंगे। खाली आप 34 में से कितने सीटें दे रहे हैं आप कांग्रेस को, कितने सीटें भारतीय जनता पार्टी को, और कितने सीटें? मैं तो ये चाह रहा था कि अगर हम चर्चा में और लाऊंगा, मैं उस पे आऊंगा ना, मैं हाँ। एक बार फिर से आऊंगा मैं जी। तो सीधे तौर यहाँ पर मुझे लगता है, अगर मैं इस रीजन में आपके प्रश्न का सीधा जवाब दे दूं, तो मुझे लगता है कांग्रेस ग्वालियर, भिंड और मुरैना में बढ़त लेके चलेगी। और जैसा कि हमारा पूर्व का, मेरा भी आकलन है, मेरी टीम का आकलन है कि ग्वालियर रीजन, चंबल रीजन, बुंदेलखंड, महाकौशल और विंध्य में कांग्रेस की जो बढ़त है, तो अभी विंध्य और बुंदेलखंड की बात नहीं सीटों पे हमें जो है 34 में से मेरे अनुसार कांग्रेस यहाँ पे 18 सीटों प्लस है। 18 प्लस कांग्रेस है, और बाकी भारतीय जनता पार्टी। अन्य को कितने सीट दे रहे हैं? अन्य में 1 से ज्यादा नहीं जाएगी। 1 से ज्यादा नहीं जाएगी। प्रकाश सक्सेना जी, आपका क्या आकलन है इसी 34 सीटों पे?
क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये दो पार्ट में, जैसे शैली जी ने बताया कि दो पार्ट में बटा हुआ है, एक ग्वालियर के उस तरफ के है, एक ग्वालियर के इस तरफ का है, दोनों के तासीर अलग अलग है। तो कुल मिला के 34 सीटें हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इसमें कि 34 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को कितने सीटें यहाँ पर मिल सकती है? ये क्षेत्र बड़ा उलझा हुआ है इस बार। कई फैक्टर हैं इसके, यदि आप एनालिसिस करेंगे। एक तो ब्रांडिंग रीब्रांडिंग की, मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ने की कोशिश हुई, उसमें शिवराज जी ने अपनी ब्रांडिंग एक तनातनी साफ देखने को मिली। फिर वहाँ क्षेत्रीय समीकरण है, सिंधिया जी की अब क्या स्थिति है, क्या 2018 जैसी पावरफुल हैं वो, उनको क्षेत्रीय विरोध भी है उनके साथ। बीजेपी में वो सम्मान वो हासिल नहीं कर पाए, तो वहाँ के मतदाताओं के मन पे उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या उतना विश्वास उनके प्रति रहेगा, वहाँ पे ये बहुत बड़ा फैक्टर है। और सबसे अहम, सबसे बड़ी चीज तो वहाँ जातिवाद गणित है वहाँ पे, क्योंकि वो जो यूपी बॉर्डर से लगे हुए जो बेल्ट है, जातिवाद वहाँ पर ज्यादा है। बिल्कुल है। और बीजेपी की स्पेशली मोदी जी की जो ताकत है वो डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम्स हैं। अभी आपने खबर पढ़ी होगी कि उन्होंने 5 साल के लिए वो जो मुफ्त अनाज वाली स्कीम फिर बढ़ाने की बात कही। हाँ, ये जिसको बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं लोग, इसका गरीब तबके पे सीधा सीधा असर पड़ता है और एक बहुत बड़ा वर्ग है ये। ये रिजल्ट को बहुत प्रभावित करेंगे, जो भी दिखाई नहीं देता है ना। लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना योजना से शिवराज जी ने अपनी रीब्रांडिंग की है। उनके खिलाफ जो आक्रोश पनप रहा था जनता में, तो उसको उन्होंने काफी इससे कवर किया है। पर राजनीतिक गणित जो है कि उन्हीं के समकक्ष नरेंद्र सिंह तोमर जी को वहां से खड़ा किया है, उतारा गया है ना। सिंधिया जी कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि ये सीएम, हालांकि ये इनकी चाल ये थी कि क्षेत्रीय मुख्यमंत्री, हर क्षेत्र में एक एक मुख्यमंत्री खड़ा कर देंगे तो आसपास उससे थोड़ा बैलेंस हो जाएगा वोटों का। बिल्कुल, लोगों को लगेगा कि शायद ये मुख्यमंत्री बनेंगे। तो कितने सीटें दे रहे हैं आप यहाँ पर? 34 में से कितने? मुझे तो यहाँ पर कांग्रेस का वही 16-17 के आसपास लग रहा है, बीजेपी 10-11 के आसपास, थोड़ा 1-2 प्लस माइनस हो सकते हैं, और 4-5 क्षेत्रीय जो होंगे बीएसपी अभिमत में आ चुका है। और हम इस विश्लेषण को आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले हमारी जो सर्वे रिपोर्ट है वो मैं बताना चाहूँगा कि ग्वालियर चंबल के जो 34 सीटें हैं, सर्वे के अनुसार 16-16 दोनों बराबर है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, और 2 सीटों पर अन्य विजय हो सकते हैं यहाँ पर। ये हमारे सर्वे रिपोर्ट है। अब मैं फिर से जाना चाहूँगा अजय वकील साहब के पास कि 34 में से 16-16 और 2, ये हमारे सर्वे रिपोर्ट है। अब हम इस पे चर्चा करेंगे कि आपने जो आकलन बताया उससे थोड़ा सा भिन्न है। आपने कांग्रेस को बढ़त बताया, भारतीय जनता पार्टी को उसमें कांग्रेस से कमज़ोर, और जो अन्य हैं, हमारे सर्वे के अनुसार अन्य जो है वो कांग्रेस के वोट अधिक काट रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वोट भी अन्य को जा रहा है, लेकिन कांग्रेस के मुकाबले में कम वोट अन्य में शिफ्ट हो रहे हैं। यही कारण है कि जो हम पहले 2 महीने पहले जो सर्वे दिखाया था, उस सर्वे में केवल 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी को हम लोग दिखा रहे थे। टिकट वितरण के बाद और वर्तमान स्थिति को देखते हुए ये सर्वे रिपोर्ट आया है 16-16 और 2। तो क्लियर हमारे सर्वे से है, आपके जो अभिमत है अनुभव के आधार पे है। अब मैं सीधे सवाल करूंगा कि इस सर्वे में कहाँ क्या कमी है और कितने ज़्यादा आप सहमत हैं और कितना आप इसमें असहमत हैं। अजय वकील साहब। देखिए, आपका सर्वे अपनी जगह है जी। सर्वे के हर एक के अपने अलग नॉर्म्स होते हैं, तरीके होते हैं, उस हिसाब से विश्लेषण करके आप निष्कर्ष निकालते हैं। बिल्कुल। एक चीज हमें ध्यान रखना पड़ेगी कि चुनाव में हर दिन बदलाव परिवर्तन होता है। बिल्कुल, परिस्थिति लगातार बदल रही है। 3 महीने पहले मोटे तौर पर सभी मान के चल रहे थे कि इस बार कांग्रेस जीत रही है। बिल्कुल। आज जब वोटिंग होना है उसके हम 10 दिन पहले ही मान के चल रहे हैं कि लगभग मामला बराबरी पे आ गया है। हाँ। और अगले 8 दिन में स्थिति और बदल सकती है। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो आपका सर्वे कह रहा है कि लगभग 50-50 वाला मामला चंबल अंचल क्षेत्र में है। हाँ। और अगर चंबल ग्वालियर क्षेत्र में अगर 50-50 हो रहा है तो फिर बाकी स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ है कि बीजेपी की स्थिति बहुत ज्यादा सुधरी है। बिल्कुल, ये मानने में कोई हर्ज नहीं है। हाँ। तो पासा पलट सकता है। हाँ। मैं यहाँ एक और बात आपको बताना चाहूंगा, फिर आपके पास आ रहा हूँ कि यहाँ बीजेपी की स्थिति बहुत ज्यादा सुधरी नहीं है।
सुधरी है, बहुत ज़्यादा खराब कांग्रेस की स्थिति हुई है। जो कांग्रेस की स्थिति आज से 2 महीने पहले थी, उससे उनकी स्थिति कमज़ोर हुई है। यही कारण है कि बीजेपी की स्थिति बहुत ज़्यादा सुधरा हुआ मुझे नज़र आ रहा है। जी, आप आगे कंटिन्यू रखिए प्लीज़। देखिए, ये बात तो बिल्कुल साफ है कि कांग्रेस जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि पहले जो मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही थी, अब वो नहीं दिखाई दे रही है। उसके कांग्रेस के आंतरिक कारण ज़्यादा हैं। बिल्कुल, नेताओं की आपसी, हालांकि ये कलह जो है वो बीजेपी के अंदर भी है, बिल्कुल, लेकिन कांग्रेस में वो जिस लेवल पर चल रही है और जिस तरह उजागर हो रही है, उससे कार्यकर्ताओं में नकारात्मक संदेश गया और लोगों में भी, भाई अगर ये लोग सत्ता में आ गए तो क्या करेंगे। ये एक स्वाभाविक रूप से मतदाता के मन में सवाल उठता है ये। तो ये अगर ये स्थिति है तो कांग्रेस लूज कर रही है खुद ही अपने स्तर। ये इसमें बीजेपी का योगदान ज्यादा नहीं है। खुद कांग्रेस इसके लिए जिम्मेदार होगी अगर ये स्थिति बदल रही है तो। दूसरी बात है कि जहां नेक टू नेक वाली स्थिति है, लगभग बराबरी का मुकाबला, वहां पर ऊंट किस करवट पर आखिर में जाके बैठेगा ये तो कोई भी नहीं बता सकता। बिल्कुल, जहां पे 1500 या 1000-2000 वोटों से अगर फैसला होना है तो वो तो अंतिम क्षण तक देखना पड़ेगा कि वो वोट सीट किसके पक्ष में जाती है। और ऐसी 4-5 सीटें आराम से ये इस क्षेत्र में निकलेंगी कि जिसमें आपको अंदाजा आखिर तक नहीं लगा सकती कहाँ जाएगी। बिल्कुल सही है। लेकिन जब चुनाव बिल्कुल इतना क्लोज कंटेस्ट है पूरा, तो यहाँ पर एक सीट मायने रखेगी। तो इसलिए ये बात तो बिल्कुल साफ है कि न सिर्फ ग्वालियर अंचल संभाग बल्कि पूरे प्रदेश के अंदर किसी एक पार्टी के पक्ष में कोई हवा चल रही है, ऐसी स्थिति तो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि प्रत्याशी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। प्रत्याशी पर अगर जो केंद्रित चुनाव अगर ये होता जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो जितना जोर लगाएगा, वो जितना प्रचार करेगा, जो जितना वोट अपने पक्ष में लेना चाहेगा, वो उसी आधार पर नतीजा तय होगा। बिल्कुल। लेकिन प्रकाश जी ने जो बात कही उसको मैं फिर से यहाँ दोहराना चाहूंगा कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो सुरंग की तरह बिछा दी गई हैं। बिल्कुल। उसमें से एक लाडली बहना योजना भी है और उसके अंदर अब ये जो मुफ्त खाद्यान्न योजना का जो मोदी जी ने कल घोषणा कर दी है, ये अंदर ही अंदर बहुत असर करेगी। इसको लोग शायद समझ नहीं पा रहे हैं इसके महत्व को, क्योंकि 1,31,00,000 महिलाओं का रजिस्ट्रेशन है। इनमें से चलिए मान लीजिए 100% वोट तो बीजेपी नहीं देती होंगी, लेकिन अगर 70% भी अगर इनमें बीजेपी के पक्ष में वोट कन्वर्ट होगा तो पूरा खेल ही हो जाएगा ना। 15-20 सीटें इधर उधर तो होना ही और सरकार बनने के लिए। मध्य प्रदेश में दोनों का वोट लगभग बराबर है, दोनों पार्टियों का। 1-2% इधर उधर होने का मतलब ये है कि सरकार बदल जाना। बिल्कुल सही है। तो ये कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं। और बीजेपी अंदर अंदर प्रचार शुरू कर चुकी है कि देख कांग्रेस आ जाएगी तो लाडली बहना बंद कर देगी। बिल्कुल, भले ये झूठा प्रचार हो, लेकिन है। बिल्कुल सही है। तो ये जो चीजें जो मतदाता के मानस को असर करने वाली है, जो मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो कहलाता है, वो कहीं ना कहीं काम कर रहा है। और ये थोड़ा सा भी अगर इसमें चेंज हुआ, 1500 वोट भी इधर से उधर हुए तो खेल हो जाएगा। चलिए, इधर उधर होने पे ही खेल हो जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पाइपलाइन बिछा दी है, बहुत अच्छी लाइन है। डॉक्टर शिशिर उपाध्याय जी, पिछले एपिसोड में 1 हफ्ता पहले शायद आपने एक नाम दिया था, सुपारी टिकट। तो ये जो 34 सीटों पर सुपारी टिकट कितना कामगार साबित हो रहा है और उस सुपारी टिकट कितना नुकसान पहुंचा रहा है। और हमने एक नाम दिया था कि जो खूब प्रचार किया गया कि सर्वे से टिकट दिया जाएगा, हमारा नाम था सर्वे से नहीं दिया गया, सर्वे सर्वा ने टिकट दिया है। पूरे मध्य प्रदेश में बाकी सारे नेता गायब है, सर्वे सर्वा ने टिकटों को बांट दिए, बंटवारा कर दिया टिकटों का। तो ये सर्वे और सर्वा यहाँ कितना प्रभावशाली है। हमने देखा कि जो महाकौशल है वहाँ जो सर्वे है वो बहुत भारी है और सर्वा जो है ये ग्वालियर में भारी दिखाई देते हैं। तो क्या कहते हो आप, सुपारी जो टिकट है वो कितना नुकसान पहुंचा रहा है कांग्रेस को? सबसे पहले तो मैं, आपने जो सर्वे रिपोर्ट दिखाई है जी, मैं देश न्यूज़ की टीम को बधाई देना चाहूँगा। बहुत ही सटीक आकलन है। यह आपने जो भांपा है, ये आज से 2 महीने पहले के बाद जो परिस्थिति बदल रही थी, आज हम इस स्थिति में हैं। आज जो चर्चा चल रही है वो आपने जो बताया है, यही स्थिति लगभग बन रही है। ये अंदरूनी खबर है। लेकिन कुछ लोग अति आत्मविश्वास के घोड़े पर सवार होकर गहरी नींद में सो रहे हैं। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान दिन भर में 12-15 सभाएं कर रहे हैं। और कांग्रेस के मुखिया 1 सभा या 2 सभा, अभी तो कुछ अस्वस्थ है ऐसा जानकारी मिली थी, वो 1 सभा या 2 सभा करते हैं, उससे ज्यादा की जरूरत महसूस नहीं करते, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हम सरकार में आ रहे हैं, क्योंकि वो 3 महीने पहले की स्थिति को ही मानते हैं। दूसरा जो जी
बिल्कुल, बोलिए आगे आगे बढ़िए। दूसरा जो अभी प्रकाश जी ने कहा और अजय जी ने जो कहा, मैं उसी बात को आगे बढ़ाता हूं। बहुत सारा अंडर करंट जो है कांग्रेस के पक्ष में इसके पहले अंडर करंट था, लेकिन ये जो इंटरनल बारूदी सुरंग बिछाकर जो किया गया है, जो उसमें जो खाद्यान्न योजना है और ये लाडली बहना योजना है, इतने लोगों में जो पिछले साल 18 में जब चुनाव परिणाम आए थे तो वोट शेयर का 1% का अंतर था मात्र। बिल्कुल। और उसमें सरकार बना ली थी, जबकि वोट ज्यादा मिले थे भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन उसके बाद सीटों का अंतर वो 1% से बढ़ गया था और ये सरकार में आ गए थे। इस बार ये लाडली बहना योजना और ये खाद्यान्न योजना इंटरनल जिस तरीके से असर कर रही है, उससे आपको आश्चर्य होगा कि परिणाम अचानक बदल सकते हैं और हर 2 दिन में 3 दिन में बदल रहे हैं। ये परिणाम अचानक बदल सकते हैं। और चीज और जोड़ना चाहूंगा मैं, जी प्लीज बोलिए, कि अगर हम बहुत लॉजिकल बात कर रहे हैं, हाँ, पिछले 2018 के चुनाव को हम देखें तो कांग्रेस ने कर्ज माफी का वादा किया था और कहा था कि 27 लाख किसानों के कर्ज माफ किए जाएंगे। बिल्कुल, पूरी तरह माफ हुए नहीं हुए वो अलग मुद्दा है, लेकिन एक बड़ा प्रलोभन था किसानों के लिए, बिल्कुल, कि भाई ये सरकार आएगी तो 2 लाख तक के कर्ज हमारे माफ हो जाएंगे। एक गणितीय आधार पर हम अगर कैलकुलेशन करें इसका, तो 27 लाख किसानों की कर्ज माफी की लहर पर सवार होकर कांग्रेस 114 तक पहुंच पाई थी। बिल्कुल। आज की तारीख में 1,31,00,000 लाडली बहना की योजना पर बीजेपी को कहां पहुंचना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल सही है, 150 पहुंचना। अच्छा सवाल है आपका। बिल्कुल, इसी से वो जो है सारी चीजें स्पष्ट होती हैं। बिल्कुल, कि 27 लाख के कंधे पर उठकर अगर कांग्रेस सवारी करके यदि सरकार बना सकती है तो 1,31,00,000 लाडली बहनों के हाथ पकड़कर शायद मामा फिर से गद्दी पर बैठ जाए। शैली साहब, फिर से मैं आऊँगा, आप कुछ बात करने वाले थे लेकिन मैंने उस पिछली बार इसीलिए रोक दिया था क्योंकि हमें आंकड़ों पे जाना था। आंकड़ों से हम बाहर आए, अब विश्लेषण में जा रहे हैं। अब आगे आप कंटिन्यू करिए, जो बातें आपके रह गई थी उसे भी आप कर लीजिए और फिर मेरा सवाल आपसे होगा, पहले उसको पूरा कर लीजिए। सर्वप्रथम तो मैं भी देश न्यूज़ की पूरी टीम को, आप सभी को बधाई देना चाहता हूं, जिस प्रकार से आप लोग गंभीरता और बारीकी से मध्य प्रदेश के पूरे मुझे लगता है बधाई आप कर रहे 3 तारीख को देंगे तो अच्छा है। लेकिन जी जैसा कि आपने खुद में कहा था कि जो राय होती है, आम राय कैसे बनती है, क्योंकि मध्य प्रदेश का मिजाज हम सब लोग समझते हैं जी। मध्य प्रदेश अपने आप में एक न्यूट्रल प्रदेश है पूरे देश के अंदर, लेकिन इसकी खासियत ये है कि अन्य राज्यों के बॉर्डर से जुड़ा हुआ है। अब हम क्योंकि जिस रीजन की बात कर रहे हैं वो पूरा क्षेत्र जो है वो या तो उत्तर प्रदेश या राजस्थान बॉर्डर से लगा हुआ है। मुरैना का बेल्ट जो है वो राजस्थान बॉर्डर को टच करता है, धौलपुर, और हम जब भिंड की बात करते हैं तो वो सीधा इटावा को कनेक्ट करता है, और ग्वालियर जंक्शन है, ग्वालियर होते हुए ही लोगों को मुरैना जाना पड़ता है और भिंड जाना पड़ता है। मुरैना की खासियत ये है कि आप जब ग्वालियर पार करते हैं, मुरैना पार करते हैं तो दिल्ली की तरफ जाते हैं, आगरा की तरफ, और भिंड की खासियत ये है कि वो आपको चंबल की तरफ ले जाता है और इटावा लेके जाता है। तो मैं मिजाज की बात इसलिए कर रहा हूँ बार बार कि हमारे सभी सम्मानित और बुद्धिजीवी साथियों ने जो चर्चा करी है अभी तक की, देखिए फ्री बीज की बात पूरे देश भर में भाजपा विरोध के रूप में कर रही थी जहां उनकी सरकारें नहीं है, बिल्कुल है ना, लेकिन फ्री बीज का सहारा भाजपा को लेना पड़ रहा है। एक जो परसेप्शन 2014 के पहले बाजार में था, बाजार शब्द का उपयोग मतलब मार्केट में था, बिल्कुल, वो ये था कि अगर जैसे सत्ता परिवर्तन होता है, क्योंकि 10 वर्षों तक यूपी की सरकार थी केंद्र में, थोड़ा सा ध्यान आकर्षित कर रहा है, बिल्कुल सही है। फिर नरेंद्र मोदी जी का एकदम से एक ऑरा बना मोदी जी का, और लोगों के मन में कई तरह की आशाओं ने जन्म ले लिया। अब वो उनकी भ्रूण हत्या हो गई या वो आशाएं जन्म लेके बाहर आ पाई, ये तो समय के साथ पता चल रहा है। लेकिन जो फ्रीबीज का जो सहारा है वो देश की सबसे बड़ी पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बीजेपी को भी लेना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश में चुनाव के 2-3 महीने पहले जिस योजना का हम लोग चर्चा कर रहे हैं, लाडली बहना योजना का, जिस योजना का विरोध शिवराज जी को अपने केंद्रीय नेतृत्व के सामने करना पड़ा था, अंततः उनका ये मास्टर प्लान काम करा, उस योजना को जमीन पे लेकर आए, और निश्चित ही मध्य प्रदेश में आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि रोजगार की स्थिति क्या होगी या सीधे आर्थिक लाभ देना पड़ रहा है। कांग्रेस का जो मुझे कमी लगती है वो अभी वर्तमान में ये लगती है कि मध्य प्रदेश में 18.5 सालों तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तक भी सीमित रहे, कारण बहुत मैं बिल्कुल संक्षिप्त में ही आ रहा हूँ, लेकिन ये बात आपके चैनल के माध्यम से लोगों को भी मालूम पड़ना चाहिए
कि 18.5 साल में एक तो नेतृत्व का आज संकट है बीजेपी के ऊपर, दूसरा इतना ज्यादा योजनाओं का सहारा लेना पड़ रहा है। मैं ये नहीं कहता कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीतेगी या बीजेपी जीतेगी, लेकिन मेरा ये मानना है कि इन योजनाओं की जगह अगर इस रीजन में, ग्वालियर चंबल रीजन में अभी सरसों की बुवाई चल रही है, तो वहाँ किसानों को पानी की आवश्यकता है, बिजली की आवश्यकता है, और इस क्षेत्र के लोग जो हैं अभी खेती किसानी में ज्यादा व्यस्त हैं। मुरैना में एक पावर सेंटर दिया बीजेपी ने नरेंद्र सिंह तोमर के रूप में, ग्वालियर में ज्योतिराय सिंधिया जी अभी भी पावर सेंटर के रूप में स्थापित होने की तैयारी में हो नहीं पाए। तो मेरा ये आकलन है कि भिंड की अगर हम बात करें तो भिंड शहर में सीधा मुकाबला बीजेपी कांग्रेस का है। यहाँ पे जो थर्ड फ्रंट है वो बीजेपी को नुकसान कर सकता है। भिंड की सीट है लाहौर, जिसका मैंने पहले बताया, वहां पर बीजेपी कांग्रेस का सीधा मुकाबला है। एक महत्वपूर्ण सीट है जहां से मंत्री जी लड़ रहे हैं, अरविंद भदौरिया जी, अटेर। अटेर में सीधा मुकाबला हेमंत कटारे और अरविंद भदौरिया जी का है। अरविंद भदौरिया जी को एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जब वो मंत्री बने तो मंत्री बनने के बाद लोगों की, उस क्षेत्र के लोगों की आशाएं बढ़ गईं। और खासकर ये जो क्षेत्र है, मतलब मुरैना और ग्वालियर से ज्यादा अगर जातिगत हम आंकड़े देखें तो भिंड में ब्राह्मण और ठाकुर ये दोनों हमेशा बिल्कुल बराबरी में नेक टू नेक रहते हैं। चलिए, बराबरी के नेक टू नेक में रहते हैं। प्रकाश सक्सेना जी, लेकिन इस बार जय जी एक मिनट दीजिए आप मुझे। ठीक है, प्लीज। भिंड में कांग्रेस बढ़त की ओर है, मुरैना में बीजेपी और कांग्रेस में बराबरी की फाइट है, और ग्वालियर में कांग्रेस बढ़त की ओर। चलिए, ग्वालियर और भिंड जो है वहां पर अधिकतर जगह पर शैली साहब का कहना है कि कांग्रेस को बढ़त है। और एक मेरा गुर्जर और ओबीसी वाला पार्ट रह गया, वो आप आगे मौका दीजिएगा। हाँ, तो वो भी अभी देखिए समय होगा तो मैं फिर आऊंगा। प्रकाश सक्सेना जी, आप ये जो विश्लेषण अभी तक किया गया है, बहुत अच्छा एक मुद्दा उठाया अजय वकील साहब ने कि कर्ज माफी के कंधे पर चढ़कर पिछले बार कांग्रेस ने सत्ता पे कब्जा किया। लाडली बहना योजना, क्या वो कंधा साबित होगा? पहली बात। दूसरी बात, एक और चीज़, जो उम्मीदवार कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से बगावत करके वहाँ पर मैदान में है, वो किसको नुकसान पहुँचा रहे हैं ज़्यादा, भारतीय जनता पार्टी को या कांग्रेस को? जी, लाडली बहना योजना का तो एक साइलेंट असर देखने को मिल सकता है, और वो ज्यादातर जो गरीब तबका है उस पर इसका असर ज्यादा मिल सकता है। पर जो कांग्रेस और बीजेपी की बात हो रही है, कांग्रेस के बारे में एक नारा था कि सरकार चला, जन जन से नाता, सरकार चलाना आता है, और वो विपक्ष में आ गई पर उसी मोड में है। बिल्कुल, जैसे अभी सत्ता में है, वो कोई काउंटर करती हुई दिखती नहीं है ना। और बीजेपी विपक्ष में बहुत अच्छा भूमिका निभाती थी, वो सत्ता में आकर भी विपक्ष की भूमिका निभा रही है। बिल्कुल, वो विपक्ष का विपक्ष बनकर बैठी हुई है। बिल्कुल। और यहीं पर कांग्रेस थोड़ा सा मात खा रही है, वो अपने अच्छे मुद्दे भी वो सामने पेश नहीं कर पा रही है। बिल्कुल। दूसरा, इंफॉर्मेशन पूरी लड़ाई, संचार माध्यम की लड़ाई है, उसमें बीजेपी आगे है, कांग्रेस उसका सही उपयोग करना भी नहीं सीख पाई है। बिल्कुल, है ना। और ये जो डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम्स हैं, ये तो धीरे धीरे असर करती हैं। ये जो आपके सर्वे में दिख रहा है कि वरना तो कांग्रेस की अच्छी पोजीशन होना थी, जो सिस्टम के खिलाफ जो आक्रोश होना था, तो उसका फेवर तो कांग्रेस को मिलना चाहिए था। और मुझे लग रहा है कि यहीं पर ये धीरे धीरे कांग्रेस पिछड़ती जा रही है, वो काउंटर ही नहीं कर पा रही है। बिल्कुल सही है। अच्छा, और एक और सवाल था आपसे जी, कि जिस प्रकार से ये लाडली बहना योजना के विषय में आपने विस्तार पूर्वक बात बताई है, लेकिन जो लोग निर्दलीय लड़ रहा है या किसी अन्य पार्टी से लड़ रहे हैं, वो किसका वोट काट रहे हैं वहाँ पर? हाँ, वहाँ पर जिन्होंने भी, जिस पार्टी ने निर्दलीय लड़ रहे हैं, वो तो जाहिर है कि वो जातिगत समीकरण जिसके साथ मजबूत होगा, नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कांग्रेस सीधे तौर पे जो है, सीधा सवाल है उसके लिए एक एक सीट का एनालिसिस करना पड़ेगा। एक एक सीट पे नहीं, मोटे तौर पे, मतलब मोटे तौर पर तो जो है, मोटे तौर पर बीजेपी को ज्यादा उसमें डैमेज कर रहे हैं, वो कांग्रेस को कम डैमेज हो रहा है वो। चलिए अजय वकील साहब, वहाँ जो निर्दलीय है, हमारे जो सर्वे के अनुसार जो है भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा कांग्रेस को नुकसान वहाँ पर पहुँचा रहे हैं। इसके पीछे कारण ये है कि ज़्यादातर जो वहाँ पर बड़े नेता है जो नाराज़ है वो कांग्रेस के हैं। रुस्तम सिंह जी को छोड़ दिया जाए तो बीजेपी के जो नेता है
वो इतने बड़े नेता नहीं है जो कांग्रेस के नेता वहाँ पर नाराज़ है। मैं अजय वकील साहब से सीधा एक सवाल करना चाहूँगा, नरेंद्र सिंह तोमर वाली सीट जो दिमनी की सीट है, आपका क्या आकलन है कि दिमनी की सीट पर कौन जीत सकता है, क्यों जीत सकता है, और क्या और उसमें नरेंद्र सिंह तोमर को कोई परेशानी आ सकती है क्या? ये सारी चीज़ों के विषय में केवल दिमनी के बारे में आप थोड़ा बता दीजिए। देखिए, दिमनी से जो खबरें आ रही हैं वो नरेंद्र सिंह तोमर के लिए बहुत अच्छी नहीं है जी। इसलिए उसका कारण ये 1-2-3 तोमर चुनाव मैदान में खड़े हैं, बिल्कुल। इसलिए तोमर जो मतलब वहाँ वो जो क्षेत्र है, हालांकि मैं बहुत बारीकी से नहीं जानता हूँ, शैली जी अच्छा बता सकते हैं, लेकिन ये ऐसी सीट है जहाँ पर ब्राह्मण और ठाकुर वोटरों की प्रतिद्वंदता चलती है और इसी आधार पर ये सीट हार जीत तय होती है। तो चूंकि अब तोमर मतलब एक ही ठाकुर ही एक ही खानदान के ही समझ लो, एक तरह से एक ही समुदाय के 3 प्रत्याशी खड़े हैं, तो वोटों का बंटवारा तो होना तय है। हालांकि इन सब में अगर हैसियत के रूप में या जो राजनीतिक आभा मंडल की दृष्टि से देखा जाए तो नरेंद्र सिंह तोमर निश्चित रूप से भारी हैं, लेकिन ये लोकल लेवल पर ये गणित उतना काम कर पाया कहना मुश्किल है। दूसरी बात है कि बीएसपी ने एक ब्राह्मण को टिकट दे दिया है, जो दंडोतिया को दिया है, बलबीर दंडोतिया। तो वो हो सकता है कि अगर ब्राह्मण वोट उसके पक्ष में एकजुट हो गया, हालांकि 100% वोट किसी भी पक्ष में नहीं जाता है, नहीं जा सकता, लेकिन अगर बड़ा हिस्सा अगर इसके पक्ष में गया तो नेचुरली जो बीजेपी को वो वोट मिलना चाहिए था, मतलब नरेंद्र सिंह तोमर को, वो इधर से माइनस होगा। तो अभी जो स्थिति है, जो वहां से खबरें छन के आ रही हैं, उसमें तो उनकी स्थिति काफी मुश्किल में है, ये बात बिल्कुल साफ है, और हो सकता है कि वो चौंकाने वाला नतीजा भी दिमनी दे सकती है। चलिए, चौंकाने वाला दिमनी दे सकती है। एक और सवाल दिमनी को ही लेके है कि जो कल जो सीडी जारी की, कांग्रेस ने कंप्लेन किया, नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे के खिलाफ ये आरोप लगाया गया कि 100 करोड़ की मतलब जो एक सौदा हुआ, और एक और सौदे में जो है लगभग 70 करोड़ रुपए की सौदा वो था, 18 करोड़ रुपए मिल चुके थे। क्या लगता है, साजिश या हकीकत? देखिए, ये साजिश है कि हकीकत, ये कहना तो बड़ा मुश्किल है जी। हो सकता है इनकी पार्टी के लोग इसमें शामिल हो, ये भी हो सकता है, बिल्कुल, लेकिन सवाल है कि इसका तात्कालिक असर क्या होगा, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। अभी आज की तारीख में जबकि चुनाव लगभग सिर पे है, चरम पर है, बिल्कुल, तो उस स्थिति में इसका नकारात्मक संदेश जनता में जा सकता है, और राजनीति में ऐसे खेल होते हैं, जैसे कि हम छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं, भूपेश बघेल के खिलाफ जो है वो मामला उछल गया, तो ये जो पीठ के पीछे से वार होते हैं, उनमें से इस तरह की भी आजकल सोशल मीडिया आने के बाद ज्यादा होने लगा है। तो हो सकता है कि नरेंद्र सिंह तोमर को इसका भी नुकसान उठाना पड़े। पहले ही उनका जो वोट बैंक बट रहा है, और ये उसमें से ये और नया हमला हो गया एक तरह से, तो उनको अपनी सीट बचाना वाकई बहुत मुश्किल काम है। सीट बचाना वाकई भी मुश्किल काम है। डॉक्टर शिशिर उपाध्याय जी, माया सिंह की चर्चा भी थोड़ी कर लेना चाहिए जी। कि महल से केवल एक टिकट जी। माया सिंह जी। तो क्या लगता है कि इस बार जो है माया सिंह की सीट फंसी हुई है, या महल जो है अपना जो परंपरागत सीट है, या एक कम से कम जो जनप्रतिनिधि विधानसभा में रहने का जो परंपरा है वो उसका निर्वहन माया सिंह के रूप में कर पाएंगे? सर बिल्कुल, माया सिंह पूर्व में चूंकि मंत्री रही हैं, शिवराज मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में उन्होंने काम किया है, बहुत व्यवहारिक। उसके पहले ध्यानेंद्र सिंह जी, उनके पतिदेव को भी टिकट दिया गया था। अब ये माना जाता है कि सिंधिया परिवार का रिप्रेजेंटेटिव वो है, तो सिंधिया परिवार से जो मैंने सुपारी वाली जो एक शब्द इस्तेमाल किया था, सिंधिया परिवार के प्रति जो लोग भी अपनी सद्भावना रखते हैं वो यहाँ पर सुपारी ले लेके पहुंच चुके हैं। बिल्कुल। सिंधिया परिवार को वहां से वजूद खत्म करने की कोशिश की जा रही है, और उसमें माया सिंह जी को नुकसान हो सकता है। एक जो हमारे परम मित्र सैलन जी ने एक बात कही थी, और सक्सेना जी ने जो कहा था, मैं उसको भी आगे बढ़ाते हुए आपने पूछा था, ये जो नुकसान हो रहा है सर, मेरे मानना ये है, मैं बाकी हमारे तीनों साथी लोग हो सकता है इससे सहमत ना हो, जो जितने भी ये निर्दलीय या दूसरी राजनीतिक दल के लोग खड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी का जो एंटी इनकम्बेंसी थी, बिल्कुल, वो जो वोट कांग्रेस को जाता, वो वोट इसमें डिवाइड होगा, उससे भाजपा को फायदा होगा, बिल्कुल, उसको कांग्रेस को फायदा नहीं होगा। यही हमारा सर्वे रिपोर्ट भी कह रहे हैं। जी हाँ। तो ये जो नुकसान होगा, तो माया सिंह जी का अभी स्थिति, जैसा अभी सैलन जी ने कहा था, उस पूरे रीजन में जो चुनाव लड़ रही हैं, इन्होंने वहां कांग्रेस को मजबूत बताया है, और उसकी वजह सिर्फ जो समझ रहे हैं सिंधिया परिवार का जो पावर सेंटर था, उस पावर सेंटर को क्या नरेंद्र जी के
मैं मतलब इससे अजय जी ने जो कहा, आपने सवाल किया था, नरेंद्र जी का जो मामला है वो अंदरूनी ही इतने मुख्यमंत्री हैं कि एक दूसरे को मुख्यमंत्रियों की सुपारी देके भेज दिया गया है। ऐसे मामले अभी प्रहलाद जी के बारे में भी आ सकते हैं, ऐसा मामला कैलाश जी के बारे में भी आ सकता है। ये चुनाव है और चुनाव में सब जायज है, कहते हैं इश्क और जंग में सब जायज है, तो ये भी वही दौर जंग का रूप है ये। जी हाँ, इसमें सब कुछ जायज है। जायज। शैली साहब, केपीएस के बारे में जो है आपसे मैं बात करना चाहूँगा। केपीएस पिछोर से बहुत भारी उम्मीदवार थे, उनको हटाया गया, शिवपुरी लेके आया गया। शिवपुरी में एक प्रचार किया जा रहा है कि केपीएस जो है बाहुबली है और जो सामने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है वो सरल स्वभाव का व्यक्ति है। तो क्या लगता है कि ये गलती की है कांग्रेस ने, उनको हटाना नहीं था? देखिए, मुझे नहीं लगता गलती की। पहले आप ही के प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ जी, फिर आप मुझे एक बार दिमनी जरूर लेके चलिएगा। बिल्कुल। मुझे देखिए, उस क्षेत्र में केपी सिंह जी जो हैं एक बड़े नेता हैं उस क्षेत्र के, और उनकी जो विशेषता है वो ये है कि उनका जमीनी और जीवित जनसंपर्क। तो कांग्रेस ने एक्चुअल में उनके ऊपर उनको लेके ट्रायल किया था कि अगर उस क्षेत्र में इनकी सीट शिफ्ट कर देते हैं तो उसका प्रभाव दूसरी सीट पे भी हमको मिलेगा। फिर बाद में कुछ कांग्रेस में भी आंतरिक बातें जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं लगातार, और तो मुझे नहीं लगता कि उस क्षेत्र में केपी सिंह जी को कोई बहुत ज़्यादा परेशानी जाने वाली है, क्योंकि वो उनका जो ज़मीनी जो लोगों से जनसंपर्क है और जो वो 24/7 और साल भर लोगों को उपलब्ध रहते हैं, उसका बेनिफिट उनको मिलने जाने वाला है। वहाँ पे बीजेपी बहुत अच्छी रिकवरी की तैयारी में है, लेकिन केपी सिंह जी मुझे भारी नज़र आते हैं अगर आप पर्टिकुलर सीट का पूछ रहे हैं तो क्षेत्र का। पर्टिकुलर उसी सीट पे जो है, मैंने इसीलिए पूछा जी। क्योंकि पिछोर से तो वो 100% जीतते थे, जीत भी जाते इस बार, तो उनको हटा के कोई ये सीट फंसा तो नहीं दी है कांग्रेस ने? नहीं, वो 100 किलोमीटर में सर्वमान्य नेता हैं कांग्रेस के वहाँ। चलिए, वो तो अगर आप चारों दिशाओं में चले जाएंगे। मैं एक बात बताना चाह रहा था आपको जी। हम पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में पिछोर गए केपी सिंह साहब से बात करने के लिए, उनका इंटरव्यू लेना था, तो उन्होंने कहा शिवपुरी आ जाओ। तो वो उनका पिछोर सीट है, लेकिन उनका पूरा जो कार्य क्षेत्र है वो शिवपुरी से ही संचालित होता है और उसमें असर है उनका। नहीं, और हमको ये भी नहीं भूलना चाहिए, सुशील भाई, बात जोड़ता हूँ आगे, जो पूर्व मंत्री महोदया का जो टिकट के विषय में चर्चा नहीं हो पाई, देवेंद्र कुमार जैन जी को टिकट मिला है। वो शिवपुरी जो क्षेत्र है वो नो डाउट बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रभावशाली क्षेत्र है और इस सीट पे टक्कर भी होगी, लेकिन मुझे व्यक्तिगत मेरा आकलन है, मुझे केपी सिंह जी बढ़त में दिखते हैं, क्योंकि यशोधरा जी भी अभी हमने हाल ही में 2 दिन पहले एक बयान सुना, 3 दिन पहले, तो वो इशारों में उन्होंने काफी ऐसी बात कह दी है जिससे कहीं ना कहीं एक बात तो सिद्ध होती है कि कांग्रेस में अगर हम औपचारिकता के तौर पे कह दें कि एक सीएम के दावेदार हैं कमलनाथ सबसे बड़े, भाजपा में तो सभी दावेदार हैं। ग्वालियर में सिंधिया जी हैं, मुरैना में तोमर जी हैं। अब आप दिमनी के बारे में कुछ बोलना चाह रहे थे? हाँ, दिमनी में मैं ये आपकी बात में बात जोड़ना चाह रहा था जी। नरेंद्र सिंह तोमर जी नो डाउट एक बहुत बड़ा चेहरा भारतीय जनता पार्टी के हैं और बहुत सरल राजनेता हैं। अब उनका जो मसला उनके बेटे का कल एक सोशल मीडिया में आया है, हम उस पे नहीं जाते। इस सीट पे 2018 में जनता ने गिरिराज दंडोतिया को जिताया कांग्रेस पार्टी से। बिल्कुल। फिर बाद में गिरिराज जी के उसूलों पे आंच आ गई, महाराज जी के साथ वो चले गए 2020 में बीजेपी में। तो उसका उन्होंने जो जनता थी उस क्षेत्र की, अब आप जनता के मिजाज का अंदाजा लगा लीजिए, यही आपको परिणाम समझ में आ जाएगा। गिरिराज दंडोतिया वहां से चुनाव हार गए। अब वहां पे 2 तोमर हैं, एक बड़े तोमर हैं, 3 तोमर, एक आप पार्टी से भी तोमर लड़ रहे हैं। नहीं, नरेंद्र सिंह जी उस क्षेत्र के सबसे बड़े तोमर हैं। बिल्कुल। बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के अगर सबसे बड़े कोई तोमर ठाकुर नेता हैं भाजपा के, मतलब दिल्ली में राजनाथ सिंह जी के बाद मध्य प्रदेश में तो नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, और उनका सरल स्वभाव उनको आगे ले जाता है। अब यहाँ पे हम बलबीर सिंह दंडोतिया जी को ना भूलें, पूर्व बसपा के, अभी बसपा में पूर्व विधायक हैं। तो यहाँ पे जो प्लस मुझे लगता है कि जो मैंने आपसे बोला था कि 1 या 2 सीट इस क्षेत्र में अन्य दल ले जा सकते हैं, उसमें से एक ये सीट दिमनी भी है। अगर वाकई में यहाँ पे राजनीतिक सुपारी ले ली गई है या दे दी गई है, मैं उन चीजों पे नहीं जाना चाहता क्योंकि मेरे इतने सूत्र मजबूत नहीं है इस बातों पे, लेकिन इस क्षेत्र का जो मिजाज है वो बड़ा गर्म मिजाज है। भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो भी गोत्र से दंडोतिया ही हैं, वीडी शर्मा जी। तो बलबीर सिंह दंडोतिया, और यहाँ दंडोतिया जो जाति है ये ब्राह्मणों में आती है,
और ये बड़े प्रभावशाली लोग हैं इस क्षेत्र के। तो मैं ये नहीं कहता कि ये चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन ये दिमनी त्रिकोणी है। अगर ब्राह्मण वोट डिवाइड नहीं हुआ तो आप ये मान के चलिए ना कांग्रेस ना बीजेपी, यहाँ कहीं ऐसा ना हो कि बहन जी का हाथी जो है वो आगे आ जाए। चलिए प्रकाश सक्सेना जी, अंतिम यहाँ पर आपसे सवाल पूछूंगा, उसके बाद सीधे कुछ और विषय पे बात करेंगे। एक और सीट है वहाँ इसी क्षेत्र में, दतिया, होम मिनिस्टर है मध्य प्रदेश के। तो आपको क्या लगता है कि आमतौर पे लोग ये पहले बोल रहे थे कि जब अवधेश नायक को टिकट दिया गया था कांग्रेस की तरफ से, तो लोग बोल रहे थे कि ये सीट फंस गई है, उनका टिकट काटा गया। उसके बाद वही राजेंद्र भारती को टिकट दिया गया जो पिछली बार हार गए थे। तो इस बार क्या लगता है कि टिकट काटने से क्या नरोत्तम मिश्रा जी बच गए, या अभी भी वो सीट जो है फंसती हुई नजर आ रही है आपको? जी मुझे लगता है कि फंसती हुई ज्यादा नजर आ रही, क्योंकि जो राजेंद्र भारती जी हैं, जो लंबे समय से वहां पर मोर्चा संभाले होते नरोत्तम मिश्रा जी के खिलाफ, सारा कार्यकर्ता जो उनसे जुड़ा हुआ था, उनके पीछे राजेंद्र भारती थे, उनकी दम पर जूझ रहा था। कई प्रताड़नाएं जैसी होती राजनीति में, उस तरीके वो लोग झेल रहे थे। तो वो हताश थे उनको टिकट ना मिलने से, जो मुझे लगता है, जो वहां से सूचनाएं मिली हैं। तो ये राजेंद्र भारती जी को टिकट देने से वो कार्यकर्ताओं में उत्साह भरा है, अच्छा दमदार चुनाव देखने को मिल सकता है। उस सीट के बारे में तो बहुत सी चर्चाएं भी चलती रही कि वो किसी तरह से फिक्स टाइप की सीट पिछले बार हो गई थी वो, तो वो सीट बदलने से ज्यादा उत्साह है कार्यकर्ताओं में। क्योंकि जो जूझ रहे थे उनमें और जुझारूपन अब आएगा। वो रिजल्ट क्या होता वो अपन नहीं कह सकते इस बारे में, पर अच्छा रोमांचक होगा वो चुनाव। एक मैं अपनी तरफ से थोड़ा बोलना चाहूंगा, क्योंकि ये चुनावी चर्चा है, एक बिंदु पे अपन चर्चा नहीं कर पाए, वो ब्यूरोक्रेसी की। और अमित शाह 2 बयान दे चुके हैं। जैसे अभी सीडी की बात हुई, ऐसे कई कांड भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है राजनीति में। कि अमित शाह जी ने शिवराज जी से कहा कि अपने अधिकारियों को कह दो कि कमल का ध्यान रखें, कमल का ध्यान रखें। तो अब लोग ये सोच रहे थे कि शायद अधिकारियों को डराया जा रहा। मेरा जो आकलन है वो शिवराज जी को मैसेज था, क्योंकि जैसे 2003 में दिग्विजय सिंह जी ने गुगली फेंकी थी, ऐसा हाईकमान को लग रहा था कि कहीं शिवराज जी गुगली ना फेंकते, क्योंकि उनको जिस तरह से घेराबंदी की गई थी, ऐसा लग रहा था कि शायद ब्यूरोक्रेसी पे सबसे तगड़ी कमांड है इन पे। जैसे दिग्विजय सिंह जी की उस समय थी, वैसे शिवराज जी के शिकंजा है, सारे प्रोटेक्शन है पूरा ब्यूरोक्रेसी को शिवराज जी का। तो कहीं वो कोई गुगली का खेल तो नहीं रचा जा रहा है। तो मुझे जो लगता है कि अमित शाह जी का मैसेज था शिवराज जी को, और वो आप डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम कितनी चला दें, उसका इम्प्लीमेंट करना ब्यूरोक्रेसी के हाथ में होता है। मैंने जो कहा था कि बीजेपी की जो डैमेज हो सकता है वो गलत था आकलन मेरा, पर कहीं ये एक एंगल भी होता है। चलिए अंतिम परिणाम पे मैं जाऊं उसके पहले मैं आप लोगों को भी बता देना चाहूँगा, सभी हमारे जो अतिथिगण हैं, सभी जो विश्लेषक हैं, उनको एक बार और रिपीट करना चाहूँगा कि मालवा निमाड़ में हमारे सर्वे के अनुसार जो 73 सीटें हैं उसमें 50 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई दिख रही है, 22 पर कांग्रेस और 1 पर अन्य सीटें हैं। ये जो 1 है ये बुरहानपुर भी हो सकता है। क्या इसमें वकील साहब थोड़ा जल्दी से इसमें प्रतिक्रिया में चाहूँगा कि हमारे सर्वे के अनुसार जो है मालवा और निमाड़ के जो 73 सीटें 50-22-1 है। देखिए मालवा और निमाड़ क्षेत्र, खास करके मालवा जो है वो तो वैसे बीजेपी का गढ़ ही रहा है शुरू से। यहाँ पर कांग्रेस को सफलता कभी कभार मिली है। पिछले 2018 के चुनाव में लंबे समय बाद कांग्रेस में ज़्यादा सीटें जीत पाई थी। तो 50% से नीचे तो बीजेपी यहाँ बहुत कम गई है कभी, अपवाद स्वरूप ऐसा हुआ है। तो ये चूंकि यहीं सर बीजेपी ने अपना जनसंघ ने जो अपने पहले पैर जमाए थे और बाद में बीजेपी में कन्वर्ट होकर के उसने पूरे प्रदेश में अपना असर दिखाया, तो ये उनका एक तरह से गढ़ है। तो क्या इससे आप सहमत है कि हमारे सर्वे जो है इसके इर्द गिर्द हो सकता है? हाँ, मेरे ख्याल से लगभग यही स्थिति बनेगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि एक केवल जातिवाद ही नहीं बल्कि हिंदू मुस्लिम फैक्टर भी उतना ही काम करता है मालवा क्षेत्र के अंदर। चलिए ये लगभग जो है वरिष्ठ पत्रकार अजय वकील साहब का भी यही कहना है, जो सर्वे रिपोर्ट है लगभग इसी के इर्द गिर्द जो है परिणाम आ सकता है। अब मैं भोपाल रीजन के विषय में डॉक्टर शिशिर उपाध्याय जी, 25 सीटें हैं भोपाल के इर्द गिर्द के, जो 25 सीटों पे
कितने सीटें आप भारतीय जनता पार्टी को, हम लोगों ने सभी जो हमारे उस समय के विश्लेषक थे उनसे पूछा, हमारे रिपोर्ट के अनुसार 17, 7 और 1 हो सकता है, लेकिन ये एक कंडीशनल है। वो भी मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। जिस प्रकार से मैंने ये कहा कि बुरहानपुर जो है वो इस बार निर्दलीय बोल रहा AIMM के खाते में जा सकता है, क्योंकि वहाँ 4 अलग अलग लोग हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। बड़े नेता वहाँ पर है ज़रूर, लेकिन AIMM ने सिंगल सीट पर चुनाव लड़ाना वहाँ पर मना करने के बावजूद उन्होंने जो टिकट दिया है, समीकरण वहाँ पर बदल सकता है। भोपाल रीजन में भी जो है इस बार कंडीशनल एक बताया हमने कि हो सकता है वो सीट उत्तर भी हो सकता है। इसके पीछे कारण हमने जो बताया है वो 17 भारतीय जनता पार्टी, 7 कांग्रेस और 1 सीट उत्तर जो है वो आप पार्टी को जा सकता है। वहाँ पर कंडीशनल इसीलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ अंतिम रूप में जो फतवे जारी होता है, एक तरह से वो फतवा यदि आप पार्टी की तरफ चला गया कि ये सारे लोग लड़ रहे हैं, सब मिलके उसको जिताए, तो हो सकता है यहाँ पर परिणाम कुछ और हो। तो इसमें क्या डॉक्टर शिशिर उपाध्याय जी आप सहमत है या नहीं है? अगर नहीं है थोड़ा सा विश्लेषण करके आप बताइए कि इस रिपोर्ट में क्या इसमें आपको कमी लगती है। बिल्कुल जय जी, चूंकि सर्वे जमीनी है और भोपाल संभाग भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है जी, और इस भोपाल संभाग में राजधानी में जी। कांग्रेस मजबूती के साथ, इसके पहले आरिफ अकील जी, आरिफ मसूद जी और पीसी शर्मा जी यहाँ जीते थे। और बाकी आप चाहे होशंगाबाद की बात करें, विदिशा की बात करें, आसपास की बात करें, वहां पर भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है। अपवाद स्वरूप विदिशा टंडन जी, चूंकि वो मुख्यमंत्री को हराया था वहां की जनता ने, टंडन जी को नहीं हराया था। वहां शशांक भार्गव जी जो जीते थे वो इनकी वजह से जीते थे। तो ऐसी स्थिति में जो आप उत्तर की बात कर रहे हैं बिल्कुल सही। आखिरी समय में मैं आपको, चूंकि चैनल के सारे दर्शक देख रहे हैं, दिल्ली से बहुत बड़े धार्मिक नेता यहाँ पधारे और पधार कर उन्होंने बैठकर डिस्कशन किया। और ये जो आपने एक शब्द इस्तेमाल किया था फतवा जारी होने का, वो इंटरनली शुरुआत हो गई है उसकी, ये चल रही है चर्चा। और आपका आकलन हो सकता है हम 3 तारीख को जब शाम को बैठ कर डिस्कशन कर रहे होंगे तो शायद ये आकलन आपका या बिल्कुल 100% सही निकले कि वहां से कोई ऐसा चमत्कार हो कि इन दोनों पार्टियों को इतर करते हुए कोई दूसरा जीतता नजर आएगा। दूसरा, आपने एक बात और जो कही है, यहाँ एक कोशिश की जा रही है, हिंदू मुस्लिम वातावरण जो है, जो जिस तरीके से जो आपने 17 और 7 का जो गणित बताया है, ये बढ़ भी सकता है सर। मतलब बीजेपी के पक्ष में बीजेपी के पक्ष में जा सकता है सर। मतलब अभी की स्थिति जो है उसमें कहीं ना कहीं ये जो मैंने आपको इसके पहले कहा था कि ये भारतीय जनता पार्टी इस मामले में बहुत एक्टिव हो गई है सर। कैसे कांटे से कांटा निकालना है, उन्होंने कुछ सीटों पर ऐसे ऐसे लोग खड़े कर दिए हैं जो वोट शेयर काट रहे हैं और वो नुकसान कांग्रेस का कर रहे हैं। तो कांग्रेस अभी जो 3 थी और भोपाल संभाग में बासोदा और ये 3-4 सीटों पे जो जीत रही थी, इसमें कांटे से कांटा निकालने की वजह से और नुकसान हो सकता है और भाजपा को फायदा हो सकता है। एक जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि कंडीशनल है, ये भी सीट यदि भारतीय जनता पार्टी के खाते में भी जा सकती है। यस, आलोक शर्मा, अगर ये चूंकि रमेश शर्मा गुट्टू भैया का एक बार इतिहास दोहराया जा सकता है, चूंकि डिवाइड होगा। लेकिन अभी जो केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की सरकार चल रही है, उसकी वजह से मुस्लिम बहुत एकजुट हुआ है। मुस्लिम बहुत कोशिश करता है और उसके कुछ निर्णय IIM में भोपाल से भी लोग जाके काम कर रहे हैं वहां पर बुरहानपुर में, मध्य प्रदेश के उज्जैन और खरगोन के लोग वहां काम कर रहे हैं। तो यही स्थिति उत्तर भोपाल में भी संभव है। हाँ, मतलब यहाँ अभी हमें ये दिख रहा है कि यदि वो कंडीशन जो है लागू हो गए, जो आप भी इशारा कर रहे हो, तो हो सकता है या भारतीय जनता पार्टी और आप पार्टी के बीच में लड़ाई हो और उसमें दोनों में से कोई भी जीत जाए। इसका मतलब ये है कि आप पार्टी को यदि ये सीट नहीं मिल रही तो सीधे 18-7 का यहाँ पर ये उम्मीद हो सकता है कि यहाँ पर 17 की जगह 18 भारतीय। मैं उसमें ये 7 में कम भी करने का मेरा मत है कि ये हो सकता है कुछ और कम हो सकती है। चलिए, और कम हो सकती है। शैली जी, महाकौशल में 42 सीटें हैं। इसमें हमने ये दिया है कि भारतीय जनता पार्टी को 18 है, 24 जो है ये कांग्रेस को मिल सकती है यहाँ पर और अन्य को 0 मिल सकता है। तो क्या आपके इसमें क्या राय है? 18, 24, 0। मैं देश न्यूज़ के सर्वे से सहमत हूँ
और यहाँ महाकौशल में भाजपा ने रिकवर किया है और कांग्रेस यहाँ बढ़त में है। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो इस क्षेत्र में कांग्रेस मुझे लगता है बढ़त में रहेगी। और जो आपका जो चैनल का जो सर्वे है लगभग उसी के आसपास या उसमें और 2-3 सीटों का इजाफा जो है कांग्रेस को मिल सकता है। अच्छा, मतलब 26, 27, 28 तक पहुंच सकते हैं, पहुंच सकती हैं, क्योंकि मैं व्यक्तिगत घूमता हूं इस क्षेत्र में, बाय रोड बहुत जाना आना है मेरा। अगर मतलब भोपाल से ज्यादा मजबूत कांग्रेस जो नजर आती है मुझे वो जबलपुर रीजन में नजर आती है। वहां का कार्यकर्ता बहुत निष्ठावान है, लंबे समय से मेहनत कर रहा है और कांग्रेस इस क्षेत्र में मजबूत है। और अभी जिसका उदाहरण पिछले चुनाव में हमने देखा नगर निगम में महापौर के रूप में जो जबलपुर संभाग में मिला है, और इस पूरे क्षेत्र में कांग्रेस बढ़त में है। बीजेपी यहाँ बहुत अच्छा काम करती रही है, बीजेपी ने भी इस क्षेत्र से बड़े नेता दिए हैं। और जैसा कि अभी हमारे सम्मानी साथी पूर्व में बता रहे थे, संभाग वाइज भाजपा ने जो मुख्यमंत्रियों के चेहरे उतारे हैं 18-24, इससे आप सहमत हैं? मैं आपके सर्वे देश न्यूज के सर्वे से सहमत हूँ। चलिए, बघेलखंड को हमने बुंदेलखंड और बिंद क्षेत्र को भी जोड़ा है। 56 सीटें हैं, जिसमें हमारे जो रिपोर्ट है, हम इसके पहले जो पैनल हमारे साथ में यहाँ पर थे, उन पैनलों में अधिकतर लोग मेरे सर्वे से सहमत नहीं थे। बावजूद इसके मैं आज भी तटस्थ हूँ। पिछले परिणामों को देखते हुए और पैनलों के जो विश्लेषण है उसको देखते हुए मुझे लग रहा है कि यही वो क्षेत्र है जहाँ हो सकता है कि हमारा सर्वे फेल हो सकता है, क्योंकि अधिकतर लोग इस सर्वे से सहमत नहीं थे। आपके सामने भी प्रकाश जी रख रहा हूँ और बाकी हमारे जो गेस्ट हैं उनके सामने भी हम रखेंगे, ताकि हम हमारे सर्वे पर कितना परफेक्शन है वो जनता को बता सकें। 56 सीटें बुंदेलखंड बिंद मिलाकर बघेलखंड के 24 भारतीय जनता पार्टी, 31 जो है ये कांग्रेस और 1 सीट पर हम अन्य को दे रहे हैं। यहाँ अधिकतर जो हमारा गेस्ट पैनल उस समय थे इस बघेलखंड के लिए, उनका अधिकतर राय ये था कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी प्लस में रहेगी, क्योंकि पिछली बार जो है एक तरह से कांग्रेस का सुपड़ा साफ था या इस एरिया में, बुंदेलखंड हो या आपके बिंद क्षेत्र है। लेकिन यहाँ कांग्रेस यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से ओवरटेक करते हुए दिखाई दे रही है। प्रकाश जी क्या कहना चाहेंगे इसमें? नहीं, मैं आपके सर्वे से सहमत हूँ। इस क्षेत्र में तो जो सूचनाएं हैं वो कांग्रेस की लीड करने की ज़्यादा है, बाकी जगह बीजेपी लीड कर सकती, पर यहाँ से काफ़ी इंफॉर्मेशन वही है। तो मतलब ये हो सकता है, इतना बिल्कुल, ये परिवर्तन आपका हो सर्वे, सकता है। हाँ, ये हो हमारे सकता है। सर्वे रिपोर्ट ये कह रहे हैं कि 2018 में जो परिणाम था उस बार बिल्कुल पलट जाएगी और कांग्रेस यहाँ पर भारी पड़ सकती है। जय जी, इसमें जी इसमें एक फैक्टर बहुत काम करेगा। हाँ जी। जो चूंकि रीवा क्षेत्र है और बुंदेलखंड क्षेत्र है, हाँ। वहां पर एक आदिवासी का पेशाब कांड हुआ था। बिल्कुल। आदिवासी भी नाराज हैं और ब्राह्मण भी नाराज है वहां पे। हाँ। बुंदेलखंड में आदिवासियों के प्रधानमंत्री आवास योजना तोड़वा दी गई थी। उससे वहां का जो दलित वर्ग है, जो ट्राइबल सेक्टर है, वो भारी नाराज है भारतीय जनता पार्टी से। तो ये आप जो सर्वे में दिखा रहे हैं, मैं तो इसमें आपने 31 जो बोला है, मैं 35 का आंकड़ा छूने की स्थिति में हूं रीवा और बुंदेलखंड क्षेत्र में। नहीं, रीवा दोनों मिला के बिंद और बुंदेलखंड में आप कांग्रेस को जो 31 दे रहे हैं, हाँ। मैं 35 तक की स्थिति में बढ़ सकता है। आपने प्लस भी लिखा है, ये बढ़ भी सकता है। चलिए मैं टोटल पर जय जी प्लीज एक मिथक बिंद क्षेत्र के बारे में चलता है, हाँ, हालांकि मजेदार है। बोलिए ना। हाँ प्लीज। कि बिंद में जिसको लीड मिलती है उसकी सरकार भोपाल में नहीं बनती। यस। अच्छा। हाँ, बिल्कुल। मतलब बीजेपी की सरकार बन रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, जो मिथक राजनीतिक है वो ये है। हाँ। चलिए अब मैं टोटल की घोषणा करूं, इससे पहले राजस्थान की ओर मैं जाना चाहूँगा और हमारे सर्वे टीम के जो लीडर है वो अब आएंगे और वो बताएंगे कि राजस्थान में किसकी सरकार बन रही है। और ये घोषणा के बाद फिर से एक बार मैं बता दूंगा कि मध्य प्रदेश की घोषणा तो मैं करूंगा और हमारे जो लीडर है सर्वे टीम का, वो ये भी बताएंगे कि बहुत जल्दी कि राजस्थान में किसके बन रही है, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में किसकी बन रही है और मिजोरम के में किसको बन रही है। क्योंकि सर्वे हमने 5 राज्यों का किया है, जितना स्ट्रांगली हमने मध्य प्रदेश में किया उसमें ज़रूर कमज़ोर हम लोग बाकी जगह पर रहे ज़रूर, लेकिन मध्य प्रदेश का सर्वे हमारा जो है परफेक्ट आएगा, ये हमारा भरोसा है। सूरज पाठक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज पाठक जी,
थोड़ा सा जल्दी जो है आप चारों राज्यों के बारे में बता दीजिए प्लीज, बिल्कुल, जैसा उसके कि बाद आपने- में घोषणा करूंगा। बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि हमने 5 राज्यों में सर्वे किया है, अलग अलग लेयर में सर्वे किया है। जी। तो जैसा आपने जिक्र किया राजस्थान का, तो राजस्थान में 200 सीटें हैं। 200 सीटों में हालांकि वहाँ समीकरण जैसा कि चर्चा में आया भी था कि वहाँ जो रिवाज है कि सरकार रिपीट नहीं होती, जो ट्रेंड है उस ट्रेंड को देखते हुए और सारे समीकरणों को देखते हुए देश न्यूज ने जो सर्वे किया उस आधार पर यदि हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी जिस स्थिति में यदि हम बात करते हैं, क्योंकि वहाँ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में सीधी टक्कर है। हालांकि सचिन पायलट को लेकर के जो चीजें थी वहाँ अलग थी, तो भारतीय जनता पार्टी 89 से 96 और कांग्रेस 69 से 79 सीटें वहां से लेकर आ रही है। और हालांकि अन्य लोगों के जो सीटें हैं वो जरूर बढ़ेंगी इस बार। और इसके बाद में छत्तीसगढ़ की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी 35 से 42 सीटें लेकर आ रही है। और वहीं यदि हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस कहीं ना कहीं पिछले बार के प्रदर्शन से थोड़ा सा पीछे नजर आएगी यहाँ पर छत्तीसगढ़ में हम देखने जा रहे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जैसा कि है कि कल चुनाव होना है, वीआईपी सीटों पर सबका फोकस है। तो इन सब चीजों को लेकर के जो समीकरण वहां सामने आ रहा है वो इस तरह से सामने आ रहे हैं। इसके बाद हम बता दें आपको, जैसे मैंने राजस्थान का जिक्र किया है, अन्य प्रत्याशी जो होंगे, चाहे अन्य दलों की बात करें तो वो 4 से 6 तक जा सकते हैं। और छत्तीसगढ़ में जैसे मैंने बताया कि 35 से 42 सीटें भारतीय जनता पार्टी और 39 से 45 सीटें जो हैं वो कांग्रेस ला सकती है। हालांकि हंग असेंबली की संभावना इस बार बन रही है। और तेलंगाना में कांग्रेस को मिलने जा रही है 48 से 58 सीटें और बीआरएस जो है वो 43 से 55 सीटों तक आ जाएगी। पिछले बार से 4.3% वोट शेयर उनका गिरने वाला है, जो 42.58% पिछले बार उनको 2018 में मिला था। इस बार उनका वोट शेयर 4.3% नीचे आ जाएगा। ये स्थिति वहां पर बनने वाली है। और यदि हम बात करें इसके बाद की मिजोरम में, तो मिजोरम में भी स्थिति थोड़ा सा, क्योंकि वहां 40 सीटें हैं, तो उन 40 सीटों में जो समीकरण वहां पर बन रहे हैं कि मिजोरम नेशनल फ्रंट जो एमएनएफ है वो 14 से 19 सीटों तक वहां पहुंचेगी। और सीधा मुकाबला देखा जा रहा है वहां पर कांग्रेस और एमएनएफ के बीच। हालांकि जेडपीएम भी वहां से 10 सीटों के आसपास, 10 से थोड़ी सी ज्यादा सीटें बढ़ सकती हैं, उन सीटों को लेकर आ रही है। कांग्रेस 8 से 11 सीटों तक जाएगी और 14 से 19 सीटें जो है एमएनएफ बनेगी। तो अन्य 2 सीटें वहां आने की संभावना है। और ये जो अन्य 2 सीटें हैं इस बार मिजोरम में किंग मेकर की भूमिका में हो सकती है, क्योंकि एमएनएफ को यदि इन्हें समर्थन कर दिया तो वहां एमएनएफ सरकार बना सकती है। चलिए, ये अन्य राज्यों के विषय में सूरज पाठक जी ने जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद सूरज जी। अब मैं मध्य प्रदेश के जो है टोटल सीटों के बारे में बात करूंगा। 230 सीटों में से 125 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है, 100 सीटों पर कांग्रेस और 5 सीटों पर अन्य। ये हमारा सर्वे रिपोर्ट है। 125 भाजपा, 100 कांग्रेस और 5 सीटों पर अन्य। तो ये थे हमारे आज का विश्लेषण, आज का मेगा शो। 4 बजे से 9 बजे तक, लगभग 9:15 बज रहे अभी, लगातार हमने जो है पूरे मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों के विषय में जानकारी दी है, विश्लेषण किया है। हमारे आज 25 अतिथियों ने संपूर्ण मध्य प्रदेश के विषय में जानकारी दी है और हमने उनसे हमारे सर्वे से सहमत है या नहीं है ये जानकारी हमने उनसे ली है। अधिकतर अतिथियों ने, अधिकतर विश्लेषकों ने जानकारी ये दी है कि हमारे जो सर्वे है उससे सहमत है और लगभग उसके इर्द गिर्द रहने वाला है। तो एक बार और मैं रिपीट करना चाहूँगा, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। 125 सीटों के साथ में 5 अन्य है और 100 सीटों पर कांग्रेस सिमट सकती है। आज के लिए इतना ही बस, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।